हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के 100 पूछे हुए प्रश्न देखेंगे जो 2010 से लेकर 2022 तक के बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आए दिन पीडीएफ और उसका सॉल्यूशन डाल दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ से भी बना सकते हैं। पहला प्रश्न है कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। तो एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी गिरावट के कारण होती है, तो ये हो जाएगा टी सेल यानी टी लसिकाणुओं के कारण होती है। टी लसिकाणुओं के कारण होती है। और जो एड्स रोग होता है वह HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण? HIV वायरस के कारण होता है। और जब एड्स रोग किसी को हो जाता है तो वह प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। ठीक है। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है। और एड्स के जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। और एड्स के दवा के लिए वर्तमान में AZT का प्रयोग किया जा रहा है। एजिडोथाइमिडिन दवा का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो 5 जगत में जो वर्गीकरण हुआ था उसका नाम बताना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। तो RH विटिकर ने 1969 ईस्वी में ये 5 जगत में बांटा था। और 5 जगत का नाम क्या क्या था। तो एक में था मोनेरा, 2 में था प्रोटेस्टा, 3 में था फंजाई, ठीक है, 4 में प्लांटी और 5 में एनिमिलिया। ठीक है। तो 5वां रखा था एनिमिलिया को। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि पर आधारित थी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। तो आर्तव चक्र या मासिक धर्म को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन एक क्या है? यह मादा हार्मोन है। क्या है? मादा हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन क्या है? मादा हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन पूछेगा तो आपसे पुरुष हार्मोन है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था या किसने प्रस्तुत किया था। तो वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन सटन और बोबेरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सटन और बोबेरी के द्वारा। और अनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है, जबकि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीच की ओर जाने वाली कोशिकाएं होती है। तो तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीच की ओर जाने वाली कोशिकाएं को द्वितीय जाइलम कहते हैं। ठीक है, द्वितीय जाइलम कहते हैं। और यह जाइलम जो है यह एक जटिल ऊतक होता है और ये इसमें जाइलम में जल का सम्मोहन होता है, जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का सम्मोहन होता है। अगला प्रश्न है कि केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन होता है। तो केल्विन चक्र यानी C3, केल्विन चक्र को C3 के नाम से जानते भी हैं। ठीक है। तो केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक जो ग्राही होता है वह आपका RUBP होता है। क्या होता है? RUBP होता है। ठीक है। एक केल्विन चक्र होता है। ठीक है। और आपसे पूछ दे एक C4 चक्र होता है। तो C4 में अगर प्राथमिक CO2 का ग्राही पूछेगा तो PEP होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग जो हो जाता है आपका विटामिन C की कमी के कारण होता है। और विटामिन C का जो केमिकल मतलब रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन C का आविष्कार जो किया था होलकट ने किया था। किसने किया था? होलकट ने किया था विटामिन C का। और विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन B को थायमिन कहते हैं और विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है। और विटामिन D से रिकेट्स रोग हो जाता है, विटामिन A से रतौंधी रोग हो जाता है और विटामिन B से थायमिन रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है, विटामिन B1। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है। तो किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया में हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है। तो मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय में 3 कोष, 2 आलिंद और 1 निलय होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा संवहनी क्रिप्टोगेम्स यानी अपुष्पी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्पेरोफाइटा। एस्पेरोफाइटा जो होता है यह अपुष्पी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो ग्रेगर जोहान मेंडल जो ऑस्ट्रिया देश से निवासी थे और इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था अनुवांशिकता के खोज करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग आपको बताना है, तो इनमें से कौन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडिसन रोग। एडिसन जो रोग है यह थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, जबकि यह अधिवृक्क ग्रंथि से संबंधित है। ठीक है, किससे है, अधिवृक्क ग्रंथि से है। चलिए अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं। तो गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे टेलोसेंट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेलोसेंट्रिक कहा जाता है। सॉरी, टेलोसेंट्रिक नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एसिसेंट्रिक कहा जाता है। एसिसेंट्रिक कहा जाता है। गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित रहता है उसे एसिसेंट्रिक कहते हैं। ठीक है, और जबकि इसमें मेटासेंट्रिक, एकोसेंट्रिक और टेलीसेंट्रिक सभी उपस्थित रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। तो शरीर में अगर पानी की कमी हो जाएगा तो उसको निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है, तो जिसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक कौन उपलब्ध कराता है। तो रेड डाटा बुक जो होता है ना, विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के लिए यह आंकड़ा दिया जाता है, जो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, IUCN के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि टमाटर का रंग लाल होता है। तो टमाटर का जो रंग लाल होता है किसके कारण होता है। तो टमाटर का रंग लाल यह लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है, और कैरोटीन के कारण क्या होता है, तो गाजर का रंग पीला या लाल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कॉर्क कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ है। तो कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं सुबेरिन। क्या कहते हैं, सुबेरिन कहते हैं। कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ को सुबेरिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, जबकि इबोलो हेमरैजिक बुखार जो है ना, या मान लीजिए कि जैसे बंदर है, मतलब अगर वो फल खाता है तो वो फल खाने से अगर वो काटेगा तो जैसे जूठे फल खाने से ये हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा इबोलो हेमरेजिक बुखार जो है यह मच्छर के काटने से नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परितारिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परितारिका हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस हो जाएगा, परितारिका। इसका राइट आंसर परितारिका हो जाएगा। कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 206 हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है। तो केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका हेमेटोजाइलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेमेटोजाइलिन, जो 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण दीजिए। देखिए प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण आपको बताना है। तो प्रणाभ स्तंभ का जो उदाहरण हो जाएगा यह हो जाएगा नागफनी। क्या हो जाएगा, नागफनी हो जाएगा। प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण नागफनी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है। तो जीन अभियांत्रिकी में जीन का मैनिपुलेशन यानी हेर फेर किया जाता है। जीन अभियांत्रिकी में जीन का मैनिपुलेशन किया जाता है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है कि डैश कोशिकांग में डीएनए होता है, यानी डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, तो यह केंद्रक में होता है। और केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था 1931 ईस्वी में, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न है कि जीभ कृमि या एकॉर्न वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है, तो जीभ कृमि या एकॉर्न वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा डोलियोलम। डोलियोलम का साधारण भाषा में नाम है जीभ कृमि। अगला प्रश्न है कि चिरोप्टोरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा होता है, तो चिरोप्टोरोफिली में फूलों का परागण यह चमगादड़ के द्वारा होता है। किसके द्वारा, चमगादड़ के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, यानी नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। जबकि थॉमस माल्थस जो है ना, यह जननांकिकी का पिता कहलाता है। ठीक है, और आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल ने को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्पंदन एकक उपस्थित होता है, तो प्रत्येक वृक्क में, यानी वृक्क 2 होता है, किडनी 2 होता है, तो कौन से अनेक निस्पंदन एकक उपस्थित होता है, तो यह होता है विक्राणु। क्या होता है, विक्राणु उपस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या थैली के नाम से जाना जाता है, तो कोशिका की आत्महत्या थैली के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है, जिसका खोज 1955 ईस्वी में डी डुबे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, डी डुबे के द्वारा। ठीक है, डी डुबे के द्वारा किया गया था। जबकि राइबोसोम को जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, तो कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो कुछ न्यूक्लिक अम्ल जो एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं उसको राइबोजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोजाइम्स कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक मानव युग्मनज होता है, तो जो एक मानव युग्मनज होता है ना, यह द्विगुणित होता है। कितना गुणित, द्विगुणित होता है। अगला प्रश्न है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किसमें होता है, तो यह आपका मस्तिष्क में होता है। और मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को प्रमस्तिष्क कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानता है, ये भी मस्तिष्क में ही पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पतियों के रंध्र द्वारा जल क्षति क्या कहलाती है, तो पतियों के रंध्र द्वारा जल क्षति को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ओरल पोलियो वैक्सीन OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी, यानी OPV की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो इसका खोज अल्बर्ट बुश सेबिन के द्वारा किया गया था। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज अल्बर्ट बुश सेबिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, जबकि लुईस पास्चर ने आपका दूध का पहचीकरण का भी खोज किया है। ठीक है, और रेबीज के टीके का खोज भी लुईस पास्चर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, और एडवर्ड जेनर जो है यह चेचक के टीके का खोज किए थे। ठीक है, और पोलियो के टीके का खोज जॉन इस साल के किए थे। ठीक है, और टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर ही कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सही क्रम में चुनना है, या बिहार फॉरेस्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें सही क्रम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंग प्रणाली बनता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। अगला प्रश्न है कि ऊतक संवर्धन में डैश को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं, तो विषाणु मुक्त यानी उसमें विषाणु नहीं रहेगा। तो ऊतक संवर्धन में किसको, तो ऊतक संवर्धन में विभ्याजोतक को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है, तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक, तो एक आप केचुआ जानते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है बैक्टीरिया है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, साइनोबैक्टीरिया, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल होता है। ठीक है, और प्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव भी यही है, प्रकाश साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा है, तो पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक का नाम एधा है। क्या है, एधा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है, तो जंतुओं में ऊर्जा का भंडार जो माना जाता है या ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रेगर जोहान मेंडल ने किस पर कार्य करते
कार्य करके आनुवंशिकी के नियम का प्रतिपादन किए थे, तो यह मटर के पौधे पर, और जिसमें यह 7 विलक्षण लक्षणों का पता इनको लगा था, 7 विलक्षण लक्षणों का पता ये लगाए थे, ठीक है, मटर के पौधे पर। और अगला प्रश्न है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर कहते हैं, फ्लोरीकल्चर। अगला प्रश्न है कि एड्स एक डैश जनित रोग है। तो एड्स जो है ना, यह एक विषाणु जनित रोग है, यानी एड्स विषाणु से होता है, ठीक है, और HIV वायरस से होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी दवा एक पीराहारी है? तो पीराहारी, इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा नोवल्जीन जो है ना, यह एक पीराहारी है, जबकि पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है, ठीक है। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ही था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसका खोज किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता निम्न में से हिरन हो जाएगा। हिरन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। हिरन क्या है? एक प्राथमिक उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति डैश कोशिका में उपस्थित होती है। तो जो कोशिका भित्ति होती है यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यह पादप कोशिका में होता है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर कैसे समझते हैं? तो यही कोशिका भित्ति के कारण ही समझ में आता है। अगला प्रश्न है कि नील हरित शैवाल हैं। तो नील हरित शैवाल क्या है? तो नील हरित शैवाल जो होते हैं ना, यह स्वपोषी होते हैं। नील हरित शैवाल स्वपोषी होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन होता है? तो यह होता है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन होता है, ठीक है, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हैबरलैंड। क्या है? हैबरलैंड ने कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय जीव आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव हो जाएगा, वन सेलुलर जो हो जाएगा, ठीक है, जीवाणु हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? स्वपोषी घटक आपको बताना है, स्वपोषी घटक नहीं है। तो स्वपोषी घटक जो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपघटक जो है ना, यह स्वपोषी घटक नहीं है, जबकि नील हरित शैवाल, हरे पौधे और प्रकाश संश्लेषित जीवाणु जो होते हैं यह स्वपोषी घटक होते हैं। अगला प्रश्न है कि पुष्प के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? ये तो बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ है, लेकिन लगभग सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि केसर किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो जो केसर होता है ना, यह पौधों के वर्तिकाग्र या वर्तिका से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जबकि आपसे एक और क्वेश्चन पूछ देता है लौंग। लौंग जो होता है ना, यह पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। लौंग जो होता है ना, वह पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और केसर भारत में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है या होता है, ठीक है, उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम आपको बताना है। तो वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव जो होता है ना, केंचुआ होता है, जो किसानों का मित्र कहलाता है, ठीक है, केंचुआ। और अगला प्रश्न है कि जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को किसने विकसित किया था? यह भी 2020 के फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो PCR को विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपसे देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, मूलिस ने किया था। PCR का आविष्कार मूलिस के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वंशागत का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत, इसे पहले भी देख लिया है। तो क्रोमोसोम सिद्धांत जो दिया था वह आपका सटन और बोवेरी के द्वारा दिया गया था। और अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है एपीकल्चर, जबकि सेरीकल्चर में रेशम कीट का करते हैं, रेशम कीट का पालन करते हैं। और वर्मी में कंपोस्ट जो होता है उसका करते हैं, केचुआ वगैरह का, ठीक है। और हार्टिकल्चर में जैसे बागवानी हो जाता है उसका करते हैं। अगला प्रश्न है कि बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमेन संपुट, तो जो बोमेन संपुट होता है ना, यह उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। जैसे वृक्क उत्सर्जन तंत्र है, उसी का बोमेन संपुट उसी तंत्र का भाग है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरियोरोधी दवा का स्रोत नहीं है? यानी कौन सा पादप जो है एक बैक्टीरियोरोधी दवा का स्रोत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना। सिनकोना से क्या होता है? या कुनैन एक दवा बनती है जो मलेरिया की दवा होती है। किसकी? मलेरिया की। सिनकोना के वृक्ष के छाल से कुनैन मलेरिया की दवा बनाई जाती है, ठीक है। अभी वर्तमान में क्लोरोक्विन दिया जा रहा है, क्लोरोक्विन याद रखिएगा। क्लोरोक्विन जो दवा है या मलेरिया में उपयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको दूध शर्करा कहते हैं?
तो दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं? तो यह लैक्टोज को कहते हैं, दुग्ध शर्करा लैक्टोज को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यानी नर हार्मोन का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो नर हार्मोन का नाम इसमें से कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। यह आपका क्या हो जाएगा? नर हार्मोन है, जबकि अंडवाहिका, शुक्राणु, अंडवाहिका भी आपका क्या है? मादा हार्मोन है। उसके बाद आपका प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा? यह भी आपका मादा हार्मोन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन अंग से संबंधित नहीं है? तो मादा प्रजनन अंग से संबंधित आपका इसमें बताना है कौन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह वृषण है, यह नर हार्मोन से संबंधित है, नर हार्मोन से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि गर्भाशय, अंडाशय और अपरा, यह क्या हो जाता है? मादा प्रजनन से संबंधित अंग है। और अगला प्रश्न है कि कौन सा जंतु चिर डिम्बता दर्शाता है? चिर डिम्बता कौन सा जो जंतु होता है वह दर्शाता है? यह 2020 के बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। तो यह जो जंतु का नाम हो जाएगा फ्राइनोसोम जो होता है ना, यह चिर डिम्बता दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव के रुधिर का जो बिडाल टेस्ट होता है किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो जो बिडाल टेस्ट जो होता है यह टाइफाइड हो जाएगा किसी व्यक्ति को जिसमें आंत प्रभावित हो जाता है, तो उसी में बिडाल टेस्ट किया जाता है। तो टाइफाइड किससे होता है? तो साल्मोनेला टाइफी से हो जाता है। तो इसी के संक्रमण के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और जो पेचिस हो जाता है एंटमीबा हिस्टोलिका से हो जाता है। ठीक है, और टीबी हो जाएगा तो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो अपस्थानिक मूल इसमें से हो जाएगा आम, नीम, चिनार और वृक्ष। तो बरगद के वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है, बरगद के वृक्ष में अपस्थानिक मूल। पहला प्रश्न है कि पक्षियों के तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? यानी पक्षियों में तेल और प्रीन जो ग्रंथियां होती है किस भाग में होती है? तो पूंछ के आधार भाग पर तेल अथवा प्रीन ग्रंथि पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि वह कौन पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं? तो वह कौन पादप होते हैं जिसमें जो बीज होता है फल के भीतर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वह पादप है जिसमें उसका बीज फल के भीतर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक रूपांतरित तना का उदाहरण है? तो आलू क्या है? एक रूपांतरित तना का उदाहरण है। जैसे आलू हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, यह सब रूपांतरित तना का उदाहरण है, जबकि मूली जड़ का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम होगा तब अंतःश्वसन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा पादप जो होते हैं ना सामान्यतः नम और छायादार आवासों में पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है। तो जैव पुष्टिकरण जो है किसके लिए पादप प्रजनन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी रोग प्रतिरोधकता के लिए, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता के लिए, उन्नत खाद्य श्रृंखला के लिए, उपयुक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, उपयुक्त सभी। और अगला प्रश्न है कि अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो जो अम्लीय जठर रस जो होता है ना कहाँ से स्रावित होता है? तो जठर रस जो होता है ना यह आमाशय से होता है। कहाँ से? आमाशय से स्रावित होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि मूली एक स्थानांतरित है, यानी मूली किसका स्थानांतरित है? तो जड़ का है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? बहुत बार क्वेश्चन ये आ गया, तो विषाणु जनित इसमें से हो जाएगा एड्स। एड्स विषाणु से होता है, जबकि प्लेग, टिटनस और तपेदिक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है इसमें से? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग बार बार किया जा सके, यानी रिसाइकिल भी करके इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो इसमें हो जाएगा हवा, वायु। जबकि कोयला, पेट्रोल, तेल या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, गैर नहीं है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। एक बार यूज करेंगे खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे नवीकरणीय अनवीकरणीय पढ़े थे वैसा ही। अगला प्रश्न है कि निम्न जंतुओं में से कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? निम्न में कौन सा जो जंतु है एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा गौड़। अगला प्रश्न है
कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जोहान मेंडल जाने जाते हैं? तो ग्रेगर जोहान मेंडल जो है ना, यह जाने जाते हैं आपके अनुवंशिकी के क्षेत्र में योगदान देने के लिए। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि आलू का कंद एक रूपांतरित क्या है? तना है। आलू का कंद जो है एक रूपांतरित तना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या, आधारभूत इकाई का क्या नाम है? यानी वर्गीकरण की जो आधारित इकाई है वो क्या है? तो यह जाति है। क्या है? जाति है। जाति के बाद वंश आया, वंश के बाद गण आया, उसके बाद कुल आया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि रक्त का हृदय की ओर और विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है? तो कौन सी रक्त वाहिका में आपको बताना है? तो यह हो जाएगा सीरा में। यानी रक्त का हृदय की ओर और विपरीत प्रवाह यह सीरा में होता है। सीरा में अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? अशुद्ध रक्त, यानी CO2 युक्त रक्त होता है। और धमनी में O2 युक्त रक्त होता है। ठीक है। O2 युक्त रक्त होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है। तो जो द्विबीजपत्री होते हैं उसका पादप का पर्ण कैसा होता है? तो उसका पादप का पर्ण पृष्ठधारी होते हैं। क्या होते हैं? पृष्ठधारी होते हैं। ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखते चलिए दोस्तों, क्योंकि ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में जो प्रीवियस क्वेश्चन का कितना महत्व होता है दोस्तों। प्रीवियस क्वेश्चन उठा के पूछा ही जाता है दोस्तों। ठीक है। ये इतिहास है किसी भी एग्जाम में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है? तो उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहता है? तो इसको खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। और खाद्य श्रृंखला में 1/10 का जो नियम दिया था वह लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। खाद्य श्रृंखला ने आहार श्रृंखला में हम लोग पढ़ते हैं 1/10 जो होता है वह लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। और अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है? तो आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई का नाम आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जीन हो जाएगा। ठीक है। आनुवंशिकता के सबसे छोटी इकाई का नाम जीन है। यह भी आपका 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में आता है? यानी CO2 युक्त जो रक्त होता है वह आपका दायां नीलय में आता है। किस में आता है? दायां नीलय में आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक खाद्य नहीं है। तो इसमें से आपको देखिए सब्जी है, फसल है, फल है, अनाज है, यह प्रारंभिक खाद्य है, जबकि दुग्ध क्या होता है? नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि टीका रोग किससे संबंधित है? तो टीका रोग जो है हो जाता है ना, या मूंगफली में हो जाता है। यह भी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो एस्कॉर्बिक जो अम्ल है या विटामिन C का रासायनिक नाम है। ठीक है। और विटामिन A का रेटिनॉल, विटामिन B का थायमिन, विटामिन D का कैल्सिफेरॉल। अगला प्रश्न है कि जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम का जो कार्य होता है वह जल का संवहन करता है, जबकि खाद्य पदार्थ का संवहन फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि जाइलम और फ्लोएम कौन सा ऊतक है, तो यह एक जटिल ऊतक है। क्या है? अगला प्रश्न है कि कर्ण मध्य में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? यानी मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कान में 6 हड्डी पाई जाती है जो 3 प्रकार की होती है, मैलियस, स्टेपज और इनकस। आप याद रख सकते हैं सिम से, SIM। ठीक है। या आप मिस से भी याद कर सकते हैं। ठीक है। मिस, मैलिकस, इनकस और स्टेपिज। तो जो कान में सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपिज होती है। और तीनों में दो हड्डी पाई जाती है, यानी टोटल 6 हड्डी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, मैलियस, स्टेपस और इनकस है, लेकिन हैमेट आपका मध्य कर्ण में पाई जाने वाली हड्डी का नाम नहीं है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो इनमें से देख लेना, आपको ऑप्शन है पालक है, मक्खन है, मछली है, चीज है। तो देखिए ये सब देगा, तीनों देगा, लेकिन जो पालक है यह आपको आयरन देता है। यानी आयरन का सबसे बड़ा स्रोत पालक होता है, जबकि ये सब कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का नाम बताना है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है आपका ऑक्सीजन। लगभग 65% पाया जाता है मानव शरीर में। ठीक है, ऑक्सीजन। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं है? तो अंकुरन के लिए पानी है, हवा है, ताप है, प्रकाश है। तो इसमें से कौन आवश्यकता नहीं है? तो इसमें से आवश्यक जो आपका नहीं है वह प्रकाश नहीं है। ठीक है, प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है कि लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लार्वा है, ठीक है, इसका परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को वृद्धि भी कहेंगे, कयांतरण भी कहेंगे। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अमरबेल, अमरबेल जो है किसका उदाहरण है? तो अमरबेल किसका उदाहरण है? तो यह अमरबेल एक परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल क्या है? परजीवी का उदाहरण है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है कि वसीय पदार्थ खाने से क्या होता है। तो वसीय पदार्थ खाने से मोटापा होती है, सबको जानता है। वसीय युक्त पदार्थ खाने से क्या होता है, वसीय पदार्थ खाने से आपका मोटापा होता है। और प्रकाश संश्लेषण, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस को मुक्त करते हैं, तो यह करते हैं ऑक्सीजन का मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न है कि एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो एग्रेस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है, किसके, तो घासों का अध्ययन। और पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, या कृषि विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए अब ऑप्शन में देख लीजिए, तो क्लोरीन इसका हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन को क्या कहते हैं। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन किण्वन कहलाता है, क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। ये भी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 होती है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पोलियो और चेचक का रोग होता है। तो पोलियो और चेचक का जो रोग है यह विषाणु यानी वायरस के संक्रमण से होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो एक्सरे का प्रयोग जो किया जाता है ना, वह किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो वह विकृति जानने के लिए किया जाता है, ठीक है। शरीर में कहीं भी विकृति है तो उसको एक्सरे से पता किया जा सकता है। और एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन के द्वारा किया गया था, रॉन्टजन के द्वारा किया गया था एक्सरे का आविष्कार, ठीक है, रॉन्टजन के द्वारा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों।